हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 8वां। पाठ का नाम है धातु विज्ञान मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर मैंने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं उसके बारे में बताया, और दूसरी वीडियो में धातुओं जो होती है उनका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि धातुओं की अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है, कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, और साथ ही साथ धातुएं जो होती हैं वो अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और उसके साथ साथ देखेंगे कि अधातुओं का रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था कि धातुएं पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो इस वीडियो के अंदर बात करना है क्या जिस प्रकार धातुएं दूसरे के साथ अभिक्रिया कर सकती है, क्या उसी प्रकार अधातुएं भी अभिक्रिया कर सकती है। तो इसका उत्तर रहेगा हाँ, अधातुएं भी अभिक्रिया दूसरे तत्वों के साथ करती है, लेकिन जितनी मात्रा में धातुएं अभिक्रिया करती हैं, मतलब जितनी मात्रा में धातुएं अभिक्रियाशील होती है उतनी ज़्यादा मात्रा में अधातु अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा मात्रा में अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन अधातु जिसके साथ भी अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, जिससे अलग अलग विषैली गैसें निकलती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब जो गैसें हैं ये कब निकलती हैं, जब अधातु क्या करती है, रासायनिक अभिक्रियाएं करती है हवा के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अधातु की अर्थ भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में कम समानता वाले तत्व समूह धातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहते हैं। धातुओं को ऋण विद्युत तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि जो अधातुएं होती हैं उनकी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि उनकी बाह्यतम कक्षा को पूरा होने के लिए 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन जो लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो ऋणात्मक हो जाता है, वो क्या होता है, ऋणता हो जाता है, मतलब उसके ऊपर क्या आएगा, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणावेशित आयन तैयार करते हैं, जबकि हमने धातु वाले वीडियो में देखा था कि वहाँ पर जो भी धातु होती है इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और वो धनात्मक बन जाते हैं। लेकिन अधातु जो होती है इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करने के बाद ये क्या करती है, ऋणावेशित आयन तैयार करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को। चलिए सबसे पहले समझते हैं अधातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे भी अभिक्रिया करते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, ये सब अधातुएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अधातु है। अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ। जब भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनके जो ऑक्साइड तैयार होंगे वो क्या रहेंगे, अम्लधर्मी रहेंगे। क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, अम्लधर्मी रहेंगे। और कुछ तो उदासीन होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे, कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण ज्वलन होने के बाद, पूर्ण ज्वलन मतलब जब उसको एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तब। अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, मतलब उसको एक अनुपात से ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है, तो वहाँ पर कार्बन का पूरी तरह से ज्वलन नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है स्टूडेंट्स, जब कार्बन का पूरी तरह से दहन होता है, मतलब उसके दहन के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए अगर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। अगर कार्बन को दहन होते समय जितनी ऑक्सीजन चाहिए अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। जैसे अगर बात करें कोई भी गाड़ी है, ठीक है ना, 4 व्हीलर होती है, जो भी कार कुछ भी, वो गाड़ी के अंदर क्या होता है, इंजन होता है, उस इंजन के अंदर क्या है, पेट्रोल डीजल ये जलता है। ठीक है ना, वो पेट्रोल डीजल में क्या होता है, कार्बन होता है। चूंकि वो इंजन में इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, तो कार्बन वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तैयार करेगा, और वह गैस वायुमंडल में छोड़ा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सल्फर होता है। जैसे कार्बन है, इसके अंदर कुछ मात्रा में सल्फर होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। जो भी आपका पेट्रोल डीजल है उसके अंदर पूरी मात्रा में कार्बन नहीं होता, उसके अंदर कुछ मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। जब सल्फर का अपूर्ण ज्वलन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होगा। समझ आ रहा है। और जब ये सारी गैसें निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी, हवा में जाएंगी। कहाँ जाएगी, हवा में। ठीक है, तो जब बरसात होगी तो उसके अंदर बरसात के साथ क्या गिरेगा, पानी। तो पानी के साथ क्या करेंगे, वो सारी गैसें क्या करेंगी, अभिक्रिया कर लेंगी, और उसके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होगी। क्या होगी,
अम्लीय वर्षा होना शुरू हो जाएगी। अब इस अम्लीय वर्षा से क्या होगा कि जो हमारे ऐतिहासिक इमारत है जैसे ताजमहल हो गया और बड़े बड़े जो इमारत है, कुतुब मीनार हो गए, बहुत बड़े जो ऐतिहासिक इमारत है ये खराब होते हैं। साथ ही साथ वहाँ के लोगों को अलग अलग बीमारियाँ होती हैं उस पानी का सेवन करने, उस पानी का उपयोग करने से, और वे पानी जिस नदी तालाब में गिरेंगे वहाँ के जलचरों को भी क्या होती है उतना हानि का सामना करना पड़ता है। तो देखा आपने कि जब भी धातुएं अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो जो ऑक्साइड तैयार करते हैं वो अम्लधर्मी रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब जो वो पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या तैयार करेंगे? अम्ल तैयार करेंगे। ये बात को याद रखिएगा। वे सारे अम्ल जो जमीन पर आते हैं तो उस प्रक्रिया कहा जाता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने पिछली वीडियो में बताया था कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्षार तैयार करती है। क्या तैयार करती है? क्षार। ठीक है, और जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो अम्ल तैयार करेंगी, अम्लधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। अब आगे अधातुओं का पानी के साथ अभिक्रिया। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पीछे अभी बताया कि जब भी कोई धातु या अधातु जब भी कोई अधातु क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्लधर्मी ऑक्साइड तैयार करता है। लेकिन अगर वही अम्लधर्मी ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया कर ले तो अलग अलग क्या तैयार करेगा? अम्ल तैयार करेगा। सही है। जैसे अगर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बनिक अम्ल तैयार करेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रिक अम्ल तैयार करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करे सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार करेगा। ये अम्ल जो रहेंगी बाद में क्या करती है? प्रदूषण कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सामान्यतः धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो धातुएं अधातु होती है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो पानी के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? मतलब पानी के साथ वही तत्व अभिक्रिया करेंगे जिनकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा रहेगी। जिन तत्वों की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा रहेगी सिर्फ वही तत्व क्या करेंगे? पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे। मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया था अभिक्रियाशीलता श्रेणी। तो उसके अंदर आपको मालूम है जो पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, टीन है, ये क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये लोग पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? ये लोग पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन को हटाकर OH के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया कर देगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन ने पानी के साथ अभिक्रिया किया तो क्लोरीन ने क्या किया? यहाँ पर एक H को हटा दिया और OH के साथ क्या कर दिया? अभिक्रिया कर लिया। तो ये क्या तैयार कर लिया है? हाइड्रोक्लोरस अम्ल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोक्लोरस अम्ल बोलेंगे। और यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है अधातु व तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब देखते हैं जो अधातु होती हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ही नहीं सकते लोग। ठीक है ना? तो तनु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। हेलोजन के रूप में अपवाद में याद रखेंगे जितनी भी हेलोजन है, जैसे क्लोरीन हो गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्लोरीन जो है, जो आप लोग मालूम है हेलोजन ग्रुप आधुनिक आवर्त सारणी में समूह नंबर 17। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले द्वारा बनाई गई है उसके अंदर जो समूह नंबर 17 है उसके अंदर जितने भी तत्व है सबके सब क्या है? हेलोजन है। उनको हेलोजन समूह कहा जाता है। तो हेलोजन समूह जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो Br2 को क्या कर देगा? अलग कर देगा और HCl ये अम्ल तैयार करेगा। ठीक है, अब अगला है अधातु का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब भी अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्राइड तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? हाइड्राइड। जैसे सल्फर ने अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो सल्फर हाइड्राइड तैयार करेगा H2S। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन तैयार करेगा। ठीक है ना? अमोनिया तैयार करेगा। विशिष्ट परिस्थिति में अनुकूल तापमान दाब उत्प्रेरक का उपयोग अधातुओं का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होता है। अधातुओं का अभिक्रिया होता है लेकिन उसके लिए तापमान और दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाएगा तो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, उसका दाब बढ़ा दिया जाए और उसके अंदर कोई उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो ये समझा हमने अधातुओं का रासायनिक अभिक्रिया कि पानी के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, फिर ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये चीज़ हमने समझ लिया। चलिए अब अगला टॉपिक आयनिक यौगिक। क्या होता है आयनिक यौगिक? सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सोडियम, आप सभी को मालूम है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 281 है और सोडियम जो है
वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 287 है, बराबर। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम का अष्टक पूरा हो जाएगा, क्लोरीन का भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो सोडियम यहाँ पर धातु है और क्लोरीन यहाँ पर क्या है, अधातु है। तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों आयनों की अदला बदली की। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर हो गया धनात्मक आयन और इस पर हो गया ऋणात्मक आयन। तो अगर इस तरह से आयनों की, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं मैं, इसको आयन कहा जाता है। जब आयन के लेन देन से जो यौगिक तैयार होगा, जो सोडियम क्लोराइड तैयार होगा, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक कहते हैं, ये आयन जो तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। क्योंकि ये जो यौगिक तैयार हुआ है वो आयनों की अदला बदली से हुआ है। एक किसी ने एक आयन दिया है और दूसरे ने क्या किया, एक आयन लिया है। तो धन आयन ऋण आयन से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। कक्षा 8वीं में भी आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड के आयनिक यौगिक किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। धन आयन ऋण आयन के विपरीत विद्युत आवेश होते हैं। धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत आवेश है। धन आयन जो धनात्मक होता है, ऋण आयन ऋणात्मक होगा। तो एक दोनों क्या है, विपरीत है। तो इनके बीच में जो विद्युत रहेगा वो स्थिर रहेगा। उनका स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। विद्युत आकर्षण बल क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा, ठीक है। ये आकर्षण बल धन आयन ऋण आयन के बीच आयनिक बंध होता है। मतलब ये जो आयन आकर्षण बल है वो धन आयन और ऋण आयन के बीच में क्या होता है, रहता है। आयनिक यौगिकों में धन आयन ऋण आयन इनकी संख्या उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य ऐसा होता है, धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं। क्योंकि जितना ही धन आयन देगा उतना ही ये ऋण आयन लेगा। मतलब जो धातु जितना धन आयन देगा, अधातु उतना धन आयन क्या होता है, लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो धन आयन लेना और जो देना है वो संतुलित हो जाता है। अगर धातु ने 2 धन आयन दिया तो अधातु क्या करे, 2 धन आयन लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। और इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत दृष्टि से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब आगे। क्योंकि केलासी होते हैं। केलासी के बारे में आपने कक्षा 9वीं में सीखा होगा, केलासन जल के बारे में, ठीक है ना। जैसे फिटकरी हो गया, बोरेक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब केलासीय पदार्थ है। जो केलासी पदार्थ होते हैं उनकी रचना क्या होती है, नियमित होती है और वो प्राय चमकदार होते हैं, ठीक है ना। उनकी भूमिति रचना क्या होती है, स्थिर, एक निश्चित होती है। जैसे हीरा, हीरे की रचना क्या है, निश्चित है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की रचना क्या है, निश्चित है। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, केलासीय, केलासीय प्रूफ, ठीक है, ठीक है ना। चलो, केलासी पदार्थों के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के चिकने तथा चमकदार होते हैं। जितने भी रहेंगे वो चिकने रहेंगे और चमकदार रहेंगे। आयनों के नियमित विन्यास के कारण ही केलासीय रूप प्राप्त होते हैं। अलग अलग विन्यास की वजह से हीरा है तो एक कार्बन उसके अंदर क्या करता है, 4 अलग अलग कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें वो षष्ठ कोणीय रचना तैयार करता है। कक्षा 9वीं में आपने सीखा होगा। तो इस प्रकार से नियमित विन्यास होता है उनका। अलग अलग आयनिक यौगिकों के आयनों की रचना और विन्यास क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हीरे का अलग विन्यास होगा, ग्रेफाइट का विन्यास अलग रहेगा, सही है। तो विजातीय आयनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। आपने इसके पहले भी सीखा होगा। जो विजातीय आयन रहेंगे जैसे धनात्मक और ऋणात्मक, इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर ऋण ऋण रहेगा उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो विजातीय जो आयन होते हैं इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और जो सजातीय आयन रहेंगे उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। अब आगे, अतः केलासीय संरचना से में धन आयन के चारों ओर ऋण आयन और ऋण आयन के चारों ओर धन आयन, ऐसा विन्यास होता है। धन आयन के चारों ओर क्या रहेगा, ऋण आयन रहेगा। ऋण आयन के चारों ओर क्या रहेगा, धन आयन रहेगा। जैसे ये ऋणात्मक है तो इसके इससे जुड़ा रहेगा धनात्मक, इससे जुड़ा रहेगा ऋणात्मक। समझ में आ रहा है आप लोगों? तो धन आयन के चारों ओर ऋणात्मक रहेंगे और ऋण आयन के चारों ओर धनात्मक। इस प्रकार से इनकी रचना होती है। विशिष्ट केलासी रचना के लिए उत्तरदायी घटकों में 2 घटक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का आयतन। जो धनावेशित और ऋणावेशित आयन उनका आयतन कितना है और आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाप मान कितना है। नजदीक स्थित विपरीत आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान उच्च होते हैं और आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो इस तरह की रचना तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। और आकर्षण बल जब ज़्यादा रहेगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और ये बहुत कठोर रहेंगे और भंगुर होते हैं, मतलब उसको दाब देकर मतलब तोड़ा जा सकता है। अब सीख लेते हैं कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है। अगला टॉपिक हमारा है आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड।
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला गुणधर्म क्या है आयनिक यौगिक का, कि धन आयन और ऋण आयन ये तीव्र आकर्षण बल होने के कारण इनका ये जो होती है ठोस अवस्था और कठोर अवस्था में होंगे। धन आयन और ऋण आयन की वजह से जो आयनिक यौगिक होते हैं बहुत कठोर होते हैं, बहुत ठोस होते हैं, बराबर। जैसे बात किया जाए तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक, ये आयनिक यौगिक है, ठीक है ना, ये बहुत ठोस रहेगा। आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब डालकर उनको तोड़ा जा सकता है, जैसे नमक, उनको दाब डालकर आप तो तोड़ सकते हो, भंगुर होते हो लोग। आयनिक यौगिक में आंतर आणविक बल अधिक होने के कारण तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब आंतरिक जो आयनिक यौगिक है उनके आंतर आणविक बल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके लिए उनके आंतर आणविक बल को तोड़ना क्या हो जाता है बहुत मुश्किल, क्योंकि ठोस है ना वो, और ठोस में मालूम आपको आंतर आणविक बल क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, दोनों उच्च होता है, दोनों ज़्यादा होता है, द्रवणांक भी ज़्यादा रहेगा और क्वथनांक भी ज़्यादा रहेगा। अब आगे पॉइंट है, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल इनमें क्या होते हैं अघुलनशील होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जितने भी आयनिक यौगिक रहेंगे वो कार्बनिक पदार्थों में क्या रहेंगे, अविलय रहेंगे, कार्बनिक पदार्थों में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आयनिक यौगिक है वो अकार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो अकार्बनिक पदार्थ है इसके अंदर दोनों चीज जो रहेंगी अधातु रहेंगे, जो केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके अंदर सब अधातु रहेंगे, तो इसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन जो पानी है इसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना। हाइड्रोजन जो होता है धनात्मक होता है और ऑक्सीजन क्या होता है ऋणात्मक होता है। जैसे H2O की बात अगर हम लोग करें तो हाइड्रोजन धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो जो आयनिक यौगिक होता है पानी में घुल जाएगा, लेकिन वो केरोसिन में, मिट्टी के तेल में और पेट्रोल डीजल में नहीं घुलेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला गुणधर्म आयनिक यौगिक का, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करती है। जब तक वो ठोस अवस्था में रहेंगी कोई भी आयनिक यौगिक, तब तक उसके अंदर विद्युत का वहन नहीं होगा, क्योंकि उनके आंतर आणविक बल क्या होते हैं, एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर इसी आयनिक यौगिक को पानी में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए, पानी में डालेंगे तो ये आयनिक यौगिक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मतलब धनात्मक जो रहेगा वो अलग हो जाएगा, ऋणात्मक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो क्या समझा आपको कि जब तक आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तब तक उसके अंदर विद्युत धारा का वहन नहीं होगा। जैसे नमक जब तक ठोस है तो उसके अंदर विद्युत धारा का वहन नहीं होगा, लेकिन नमक को आप जैसे ही पानी मिलाते हो, अगर उसके अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उस विलयन में विद्युत धारा का वहन होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करते, क्योंकि इस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते। सही बात है, जब वो ठोस अवस्था में रहेंगे तो उसके आयन गतिशील नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत जटिलता से एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ कर रखेंगे। और जब एक दूसरे को बहुत जटिलता से पकड़ कर रखेंगे तो उनके बंधों को तोड़ना, ठीक है ना, मुश्किल हो जाएगा। और पिघली हुई अवस्था में आयन गतिशील होते हैं, जब उसको पानी में डाल दोगे तो उसके आयन क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे और उसके अंदर विद्युत का वहन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी आयनिक यौगिक है, अगर उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है ना, कार्बन की छड़ डाल देते हैं ग्रेफाइट की, और उसको तार से विद्युत सेल और यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, ठीक है ना, तो इसके ये बल्ब क्या हो जाए, जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा का वहन होगा, ठीक है। अगर ये ठोस अवस्था में होता तो विद्युत धारा का वहन नहीं होता, ठीक है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में विचलित हुए आयन होते हैं, मतलब जो आयन होते हैं एक जगह दूसरी जगह क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं। मुक्त आयन बोल सकते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसको। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब तक वो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहेंगे तब तक उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत विद्युत आग्रह पर की ओर जाते हैं। जैसे आप विद्युत धारा का प्रवाहित करोगे तो इसके अंदर जो धनात्मक आयन रहेगा, ऋणात्मक आयन जो रहेगा वो अपने निश्चित इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा, विद्युत आग्रह पर चला जाएगा। जो धनात्मक रहेगा वो धनात्मक पर चला जाएगा, और जो ऋणात्मक रहेगा वो ऋणात्मक वाले पे चला जाएगा। पिघली हुई जलीय विलयन में स्थित विद्युत सुचालक होने के कारण आयनिक यौगिकों को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन पदार्थ कहते हैं। मतलब विद्युत जो आयनिक यौगिक होते हैं अगर उसको हम लोग द्रव अवस्था में बदली करें तो उसके अंदर विद्युत का धारा का वहन होगा, ठीक है। इतना आपको समझा। अब स्टूडेंट्स एक आखिरी टॉपिक देख लेते, खनिज और अयस्क किसे कहते हैं, क्योंकि आने वाला जो टॉपिक हमारा वो है धातु विज्ञान, और धातुओं की उपस्थिति हम लोग देखेंगे और अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग धातु विज्ञान सिद्धांत में
कि किस तरह से अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके हम लोग धातुओं को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो हमको उसके लिए समझना पड़ेगा कि खनिज और अयस्क किसे कहा जाता है। जो खनिज होता है स्टूडेंट्स, जो जमीन से अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं ना, मतलब उसके अंदर मिट्टी रहेगा, अलग कंकड़ मिट्टी पत्थर सारी चीजें मिलेगी। तो धातुएं जब अशुद्धियों के साथ मिलती है प्रकृति से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। लेकिन वह खनिज जिससे प्राप्त किया जाता है, जिस खनिज से आसानी से लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त किया जाता है, मतलब वो धातु जो है वो जिस खनिज से मिला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड है। अगर बॉक्साइड मिल गया तो बॉक्साइड का शुद्धिकरण करेंगे, तो बॉक्साइड का जब शुद्धिकरण कर दिया जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है। तो जो खनिज धातु है वह जिस खनिज से मिलता है उस खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे, उस धातु का अयस्क कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अलग अलग धातुओं के अयस्क होते हैं। जैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओगे कि लोहे का अयस्क क्या है, मतलब लोहा और तांबे का अयस्क क्या है, मतलब लोहा और तांबा किस अयस्क से मिलता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसकी वीडियो समझी होगी। आज की वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया, अधातुओं का अभिक्रिया कि अधातु पानी के साथ, हवा के साथ, अन्य अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, और फिर आयनिक यौगिक को हम लोग 4 से 5 गुणधर्म देखे, और बाद में खनिज और अयस्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखा। आने वाली वीडियोज़ में धातु विज्ञान, जो मेटलर्जी इस पार्ट का नाम जो है, उसके बारे में देखेंगे, धातुओं की उपस्थिति और धातुओं को अलग करने की अलग अलग विधियों के बारे में लोग देखने वाले हैं। तो आने वाले देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सके। कमेंट करके मेरे पूछे हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, और कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं, वीडियो कैसी बन रही है, अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने से वीडियो और अच्छी बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।